हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो आपकी सीटेट की परीक्षा चल रही है उसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के सिलेबस से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो वही हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कई शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को एक एक करके विद ऑप्शन डिस्कस करेंगे, ताकि हमें जो है वो आगे आने वाले पेपर्स में दिक्कत ना उठानी पड़े। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज 65 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। इसी के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। अब पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा यानी कि जो भी 2023 में आपकी परीक्षा चल रही है इसके अंदर ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। बात आती है अगर घटपर्णी पौधे की, तो ये पाया कहाँ जाता है। ये पाया जाता है आपका भारत के अंदर मेघालय राज्य में। कहाँ पर पाया जाता है? भारत के अंदर मेघालय राज्य में, जो कि खासी की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो आपकी खासी की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं मिज़ोरम के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है मिज़ोरम के अंदर जो खेती होती है वो झूम खेती होती है। इसी के साथ जो वहाँ पर नृत्य होता है वो चिराओ नृत्य होता है, तो हमें ये याद रखना होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं असम के बारे में, तो असम के बारे में हमें क्या याद रखना होगा कि असम के अंदर जो वहाँ पर पुल बने होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो ये बने होते हैं बांस के द्वारा। साथ ही जो घर होते हैं वो भी आपके बांस के बड़े बड़े जो खंभे होते हैं उन पर बनाए जाते हैं। असम के अंदर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी के साथ जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? सत्रिया है। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी होंगी, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल एक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे चाहिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर प्रयोग करने पर किस चीज़ को नहीं वो पा पाए थे। अब ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा जा चुका है ग्रेगर मेंडल के ऊपर। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या रखे गए हैं कि बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना। चौथा कह रहा है कि अगली पीढ़ी के पौधे के बीज का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ नहीं पाई थी वो पाई थी इन्होंने खुरदरा और चिकना होना। ये चीज़ इन्होंने नहीं वहाँ पर प्रूफ कर पाए थे। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी कि जिन्हें क्या कहा जाता है? माउंटेनियरिंग कहा जाता है, उसके ग्रुप लीडर निभाते हैं। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ग्रुप जो होता है वो आगे आगे चलता है और जो लीडर होगा वो ग्रुप के पीछे चलेगा। तो यानी कि ये तो हमारा यहाँ पर गलत दिख रहा है। अगला क्या कह रहा है कि उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चलने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर चलने योग्य नहीं है, ये भी तो बात यहाँ पर गलत दे रखी गई, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो अस्वस्थ हैं यानी कि जो स्वस्थ नहीं हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो हमारे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं C, D और E, ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह कौन सा है। विकल्प क्या दिए गए हैं? चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स,
डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया। चौथा कह रहा है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही बनेगा? हम सभी लोगों को पता है कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके डेंगू, चिकनगुनिया और इसी के साथ मलेरिया। जहाँ पर भी आपका पानी इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पर मलेरिया होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये अंडे ज़्यादा से ज़्यादा पनप जाते हैं। और आपसे एक बार क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में ये भी पूछा गया था कि यानी कि जो आपके मच्छर होते हैं जब वो पानी में अंडे देते हैं तो उनकी स्थिति को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसके अंदर आपको ऐसा कहा गया था कि मिट्टी का तेल का जब आप छिड़काव कर देते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है अंडों को पनपने के लिए वो बंद हो जाती है, जिस वजह से आगे ये प्रोसेस नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपकी सीटेट की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पर 4 बनेगा। एक चीज़ और बता देते हैं, मलेरिया रोग की पहचान किसने की थी? तो ये की थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा 1902 में की गई थी। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इन्होंने मच्छरों के पेट के अंदर झांक करके आपका जो मलेरिया रोग है उसकी पहचान करी थी, जिस वजह से इन्हें जो है 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन मच्छरों के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरक्षणवादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नेक्स्ट कह रहा है कि पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। नेक्स्ट कह रहा है कि जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग आंसर करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो संरक्षणवादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाएगा। यहाँ पर संरचनावादी होना चाहिए, ये कुछ मिसप्रिंट होगी, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर संरचनावादी करिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जब संरचनावादी दृष्टिकोण की, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसके अंदर जब आप अपना कई जगह पे लॉजिक लगाते हैं उन चीज़ों को अपने आंसर को बताने के लिए, तो वो आपका कहीं ना कहीं संरचनावादी दृष्टिकोण के अंदर आता है। यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन टीचर ने पूछा और सभी स्टूडेंट्स ने अपने मल्टीपल आंसर दिए, कई तरह के बच्चों ने कई तरह के आंसर दिए, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो है वो संरचनावादी दृष्टिकोण के ऊपर इंगित करता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये तो हमारा फॉलो कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कि पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, तो इसका मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं मायने रखेगा। नेक्स्ट कह रहा है जन्म देने वाले अंड निक्षेपण और पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का अगर आप प्रयोग करते भी हैं तो वो आपका संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ देख लेगा और क्या कर लेगा, मजे ले लेगा उन चीज़ों को, बात वहीं पे उसकी एंड हो जाएगी। तो ये आंसर नहीं बनेगा। आंसर यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? विकल्प देखिए यहाँ पर क्या रखे गए हैं कि वर्षा से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। नेक्स्ट कह रहा है कि पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद 2 लोगों के समूह में इसका वितरण करना। नेक्स्ट कह रहा है कि इमारतों के निर्माण के करने के इस्तेमाल में होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखित जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। अब आप लोगों को ये बताना है कि सक्रिय उदाहरण शिक्षण का कहाँ पर बनेगा विद्यार्थियों के प्रति। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अपने आंसर की बात करते हैं, हमें पेडागोजी के आंसर कैसे निकालने हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है पेडागोजी को सॉल्व करने में। तो अगर आप लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को अगर पढ़ रखा होगा तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी पेडागोजी के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको फेस करनी पड़ सकती है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर लिया था पहले। यहाँ पर देखिए चर्चा करने की बात आ रही है और हम सभी लोगों को पता है कि जब हम किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव वे की तरफ जाता है। तो यानी कि ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर वितरण करना, तो हम सभी लोगों को पता है, चाहे बच्चे अगर एक साथ में बैठते हैं, चाहे आपका दृष्टिहीन बालक हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, कैसा भी बच्चा हो, तो हमें उसे कभी भी वितरण नहीं करना, यानी कि अलग अलग समूहों में उसको नहीं बांटना है। तो इससे भी हम लोग पहचान सकते थे ये हमारा निगेटिव है। नेक्स्ट कह रहा है कि जानकारी को श्याम पट्टे से उतारना, यानी कि जो आपका चीटिंग होती है उसको अगर आपने वहाँ पर टीचर ने लिख दिया और आपने उसे सेम एज इट इज उतार के अपनी कॉपी में चिपका लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, श्याम पट्टे से नकल करने से बच्चे के अंदर कोई भी सक्रिय उदाहरण यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा निगेटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सूचीबद्ध करना, तो हम सभी लोगों को पता है अगर हम सूचीबद्ध कर लेते हैं तो हम उससे भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। भारत में कितने राज्य हैं? विकल्प दिया गया 28, 25, 75 और 27। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये पहला वाला बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा में अभी पूछा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं यूटी की, यानी कि यूनियन टेरिटरी की, तो ये कितनी है, ये है आपकी 8। और यूनियन टेरिटरी से भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार जो सीटेट की परीक्षा हुई है उसके अंदर, तो आप सभी लोग इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकल्प दिए गए हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सोडियम। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, और एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी जो हैं वो आपके साथ जुड़ सके सेशन में, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमें अपनी सीटेट की जो परीक्षा है उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को लेकर के, और किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपकी सीटेट की परीक्षा में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या सही होगा, ये चौथा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, CFC हो गई, ये सभी जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा EVS पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर फिर से देखिए नहीं वाला पूछ रखा है। कह रहा है कि छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना। अब आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा चौथा वाला बिल्कुल सही बनेगा। आप सभी को पता है कि पहेली और इसी के साथ जो पजल होते हैं उनको इसलिए दिया जाता है बच्चों को खेलने के लिए, ताकि बच्चों की जो तर्क करने की क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया था। छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये बात बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे क्या कह रहा है कि उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। अगर बच्चे उसमें आनंद लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों की तरफ सीखने की ओर अग्रसर होते हैं, तो ये पॉजिटिव भी है। आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, तो ये भी पॉजिटिव है अपने आप में। तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटाणुनाशक क्या हैं। यानी कि देखिए जब आपका पानी गंदा आता है तो आप लोग देखते होंगे जहाँ से भी आपका पानी सप्लाई होता है वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ कीटाणुनाशक डाल देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं या फिर जितनी भी गंदगी है वो सभी उसके अंदर ख़त्म हो जाए और हमें एक स्वच्छ जल मिले। तो इसके लिए वहाँ पर जो कीटाणुनाशक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वही आपको यहाँ पर बताना है। विकल्प क्या दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड और क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम अपने आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसी के साथ जो हमारा क्लोरीन है ये पानी के अंदर डाला जाता है। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। विकल्प क्या दिए गए हैं, बृहस्पति, बुध, शनि और शुक्र।
आंसर करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस बार सीटेट की परीक्षा में ग्रहों से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी के साथ आपका दिवस वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा दूसरा, यानी कि बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और लकड़ी। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये फोर्थ वाला बन जाएगा, यानी कि जो लकड़ी है ये हमारा जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, आबाले, मेमेले, आमाले, चितपन। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताएंगे कि लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर बात आती है लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आमाले। आंसर क्या बनेगा हमारा, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चितपन दिया गया है, तो चितपन कहाँ बोला जाता है, तो ये मलयालम भाषा में, यानी कि जो आपकी मलयालम भाषा होती है इसके अंदर चाचा को क्या कहा जाता है, चितपन कहा जाता है। साथ ही बात करते हैं अगर हम चाची को क्या कहा जाता है, तो चाची को वहाँ पर कुंजम्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुंजम्मा कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर पिता को क्या कहते हैं, तो पिता को वहाँ पर क्या कहा जाता है, अचन कहा जाता है। साथ ही अगर हम बहन यानी कि बुआ की बात करते हैं तो वहाँ पर उन्हें सहोदरी कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नानी को क्या कहा जाता है, तो नानी को वहाँ पर क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमूम्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, अमूम्मा कहेंगे। अगर बात आती है मौसी के बारे में, तो मौसी को वहाँ पर क्या कहते हैं मलयालम भाषा में, तो मौसी को मलयालम भाषा में कहा जाता है वलीयम्मा। क्या कहते हैं, वलीयम्मा कहा जाता है। तो मैंने ये सारे रिलेशन आपको यहाँ पर बता दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका सीटेट जो है वो रिलेशन से भी प्रश्न पूछेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ केले की सब्जी वगैरह बनती होगी और उसके फल वगैरह भी खाए जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि केले के पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2023 की परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि आपका पेड़ पौधे से भी जो है वो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। आंसर करिए सभी लोग। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा जड़, यानी कि जड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तना का प्रयोग करते हैं, फूल का प्रयोग करते हैं और फल का भी प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अगर केले की फूल की सब्जी से कहाँ खाई जाती है, तो ये खाई जाती है केरल के अंदर। हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है आपका। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। वल्लम नाव का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है। विकल्प दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल और केरल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा, यानी कि केरल। केरल के अंदर और किस नाव का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है फेरी नाव का प्रयोग। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ और क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर टैपियोका खाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फल भी है और एक प्रकार की सब्जी भी है। तो टैपियोका दोनों चीज़ों के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के अंदर हमें कलमकारी याद रखनी होगी, क्योंकि कलमकारी से आपका क्वेश्चन बना था। और अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर और क्या चीज़ हमें याद रखनी है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही हमें मामिडी तांडा को भी याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है मामिडी तांडा से भी प्रश्न बने। अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे उम्मीद है कि हो सकता है पूछ ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। विकल्प दिए गए हैं। उद्योगों का तेजी से विकास पानी की कमी के कारणों में से एक है। घरेलू उद्देश्यों के लिए महासागर के पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा कह रहा है कि बर्फ ठोस है, जबकि बर्फ पानी का अर्थ ठोस रूप है। अगला कह रहा है कि जलवाष्प पानी का गैसीय रूप है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी सीटेट की परीक्षा यानी कि जो अभी आपकी परीक्षा चल रही है इसके अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, क्या क्या सब्जेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों की कक्षाओं के अंदर। तो इन सभी से क्वेश्चन आपका उठा करके दिए गए हैं। इसी के साथ आपका NCF 2005, NEP 2020 इन सभी से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे पर्यावरण का उद्देश्य नहीं पूछा था। कह रहा है कि बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगला कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भी नहीं। हम सभी लोगों को पता है कि हमें छोटे बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंदर जो परिभाषाएं दी होती हैं उन पे कभी भी रटने के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि बच्चा जो है वो चीज़ों को जब तक करता नहीं है तब तक वो चीज़ों को सीख भी नहीं पाता है। तो हमें बच्चे को करके सीखने पर ही ज़्यादा बल देना चाहिए, ना कि परिभाषाएं, पाठ्य पुस्तक और जो आपके जितने भी रोट यानी कि रट्टा मारने वाली चीज़ें होंगी हमें उन पर कभी भी बच्चों को फोकस नहीं करवाना है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब। विकल्प क्या दिए गए, 1963 में, 1960 में, 1988 में, 1972 में। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, अभी जो आपका 19 दिसंबर का पेपर हुआ था उसके अंदर आपसे पर्यावरण यानी कि जो आपका वन्य जीव सुरक्षा है उसके अंदर से भी क्वेश्चन बना था। अब आपको क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन क्या बना था उसके अंदर। आपसे ये पूछ रखा गया था कि वर्तमान में बाघों की स्थिति क्या है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि बाघों की स्थिति से क्वेश्चन बना था। तो हम सभी लोगों को पता है कि अभी नामीबिया से आपका जो है वो बाघ वगैरह ला करके छोड़े गए हैं। इसी के साथ वहाँ पर ये पूछा गया था आपसे कि वर्तमान में जो आपके बाघ हैं उनकी स्थिति सामान्य से कम है या फिर सामान्य से ज़्यादा है। इस तरह से वहाँ पर लॉजिक वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाघों की स्थिति को लेकर के। तो इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें वन्य जीव सुरक्षा के बारे में भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पर 1972 बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। लद्दाख में पिता को क्या कहते हैं। विकल्प दिया गया है आमाले, आबाले, मेमेले और अचन। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आबाले। और आगे हम लोगों ने क्या देखा था, आमाले किसको कहते हैं, तो ये माँ को कहा जाता है। पिता किसको कहते हैं, तो ये मलयालम भाषा में आपका पिता को क्या कहा जाता है, अचन कहा जाता है। मैंने आपको आगे भी बताया था, दोबारा से फिर रिवीजन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जल में घुली हुई निम्नांकित में से कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। आंसर करिए सभी लोग और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी जो हैं वो आपके साथ जुड़े इस क्लास में। तो यहाँ पर सही आंसर फोर्थ वाला बन जाएगा यानी कि अमोनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्रोक 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 मेरी आवाज़ है, पानी में या ज़मीन पर मैं पाया जाता हूँ। ये आपका NCERT क्लास 3 के अंदर ये आपका दिया गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, बत्तख, सांप, शुतुरमुर्ग और इसी के साथ मेंढक। आंसर करेंगे सभी लोग। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा यानी कि मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कि गलत कथन पहचानना है। विकल्प क्या दिए गए हैं। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। केरल में केले की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए सभी लोग। तो आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला बनेगा
ये सारे के सारे ही विकल्प बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की सब्जी खाते हैं, केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब तीनों विकल्प हमारे सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए, देखिएगा कह रहा है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। विकल्प क्या दिए गए हैं? चट्टानों की शक्ति मापन, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? जो आपका कार्बन डेटिंग संदर्भित क्या करता है? तो ये करता है जो भी आपके प्राचीन स्थल होते हैं वहाँ पर जो आपकी ममीज़ वगैरह मिलती हैं तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनका ये मापन करता है, कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आइए, देखिए क्या कह रहा है। झूम खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प दिए गए हैं, इसे स्लैश एवं बर्न तकनीक कहा जाता है, या मिजोरम में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, इसमें कुछ वर्षों में उर्वरता समाप्त हो जाती है। बाकी आपके नीचे कूट में आंसर करना है। आप सभी लोगों को बता दीजिए कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। और हमसे यहाँ पर तो सही वाला पूछ रखा तो हमें सही ही बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? इसे स्लैश एवं बर्न तकनीक कहा जाता है। साथ ही मिजोरम के जो आपके बड़े पैमाने पर जो आपकी झूम खेती होती है ये वहाँ पर की जाती है, लेकिन इसमें उर्वरता जो है वो कुछ वर्षों के अंदर समाप्त नहीं हो पाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये ए और बी ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पेडागोजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्त्र बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, उसका क्या अभिप्राय नहीं है इनमें से? कह रहा है कि बच्चे को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। आप लोग बता दीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपको 19 जनवरी के पेपर में पूछा गया था। यानी कि एक शिक्षक था, उसने बच्चों से क्या कहा था कि आप अपने घरों से तंबाकू के पैकेट, सिगरेट की डिब्बी, ये सभी उसने जो है वो अपने बच्चों से स्कूल लाने को कहा था। इससे वो जो आपके शिक्षार्थी थे उनके अंदर वो क्या चीज़ डेवलप करना चाह रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जो है वो सीटेट की परीक्षा के अंदर पूछा गया था, जो कि 19 तारीख को आपका पेपर हुआ था। तो वही सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका वहाँ पर भी दे रखा गया था, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया था और उसका कहने का जो सेंस था वो अलग कर दिया था। बाकी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पर पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग तो बिल्कुल सही होगा, सृजनशीलता का भी विकास होगा, कूड़े से बनी जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं वो भी सही हो जाएंगी। इसी के साथ कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, कभी उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। जिसको नहीं पता है तो हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसी के साथ उसे चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है एक शिक्षक होने के नाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। टाइटन किसका उपग्रह है? क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है। विकल्प क्या दिए गए? शुक्र, बृहस्पति, शनि और वरुण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए क्या कह रहा है। NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE की उम्र क्या रखी गई है? विकल्प दिए गए हैं 3 से 5 वर्ष, 4 से 7 साल, 2 से 6 साल या फिर 3 से 8 साल। आंसर करिए। और NEP 2020 से भी आपका कई बार क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग NEP 2020 को ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपका NEP से देखने को मिलते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर। मैथ हो, EVS हो, सोशल साइंस हो या फिर आपकी संस्कृत हो, सब में NEP 2020 इस बार पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये 3 से 8 साल ही बनेगा। एक चीज़ आप लोगों को और बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले काफ़ी सारी जो क्लासेस हैं मैंने उसके अंदर बताया है कि आपका जो CBSE का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर 1 2 3 4 देखते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से वहाँ पर गोला गोला करके 4 ऐसे दे दिया जाएगा और इसी के साथ वहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, 1 लिख दिया जाएगा, 4 लिख दिया जाएगा और 2 लिख दिया जाएगा। आंसर आपको इसमें से देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 से 8 साल हमारा आंसर बना है चौथे नंबर पर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यही चौथा नंबर देख करके हमें वही कूट में भी आंसर करना पड़ेगा चौथे नंबर पे। और जिसने भी मिस्टेक की उसने सोचा कि हमें सीरियल से आंसर करना है, तो जल्दीबाजी में आकर किसी ने भी अगर ये लास्ट वाले पे लगा दिया ना, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, और नंबर जाएगा आपका चला। तो हमें इस मिस्टेक से बहुत ही बचना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिससे मैंने आपको कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि मैम आप ये कहाँ से करवाती हैं, आप अपने मन से बता रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद पेपर दिया है, तो वहाँ पर ऐसे ही आपको देखने को मिला है। तो इसलिए आप लोग केयरफुल रहिएगा थोड़ा सा अपने आंसर को लेकर के, नहीं तो आप लोग आपकी एक गलती सीटेट की परीक्षा से आपको बाहर कर सकती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा सोच समझ करके चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। विकल्प दिए गए हैं, मानवाधिकार मंत्रालय, मानव पूंजी मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कि आपका जो MHRD है इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर बनेगा ये 4th वाला, यानी कि इसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है। विकल्प दिए गए हैं, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सभी लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के सही आंसर की, तो इसमें सृजनात्मकता का विकास करना ये भी सही है, सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना ये भी सही है, बच्चों में अवलोकन और इसी के साथ जो रचना कौशल हैं उनका भी विकास करना, यानी कि ये तीनों बात सही दी गई हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। विकल्प दिए गए हैं, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए गए हैं, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं और पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण हैं, या फिर वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार हैं। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये पहला वाला हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों के द्वारा अर्जित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, परख का संक्षिप्त रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे चाहे 4 स्टार लगा लीजिए चाहे 10 स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कई बार क्वेश्चन बना है, चाहे वो आपकी CDP हो या आपकी EVS हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर ये परख का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो ये सब जो है वो ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं सीटेट की परीक्षा के अंदर, तो प्लीज़ आप सभी लोग इनको पढ़ लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या होगा, प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, प्रदर्शन मूल्यांकन दर और ज्ञान का विश्लेषण, प्रदर्शन पहुंच सीमा और ज्ञान का विश्लेषण, कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर पहला वाला हो जाएगा, प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। जिनको अगर हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो वो सभी लोग एक बार इंग्लिश की तरफ जा कर के देख लेंगे और अपना आंसर सही करेंगे। बात आती है इंग्लिश में परख को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, मतलब बच्चे का चहुमुखी विकास करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि चेवा क्या है? एक प्रकार का फल है, एक प्रकार का अनाज है, एक प्रकार की सब्जी है, या फिर एक प्रकार का मिष्ठान है। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ पर तो चेवा दे रखा है, और जब आपका 19 जनवरी को पेपर था उसके अंदर आपका बोरा लिख करके पूछा गया था कि बोरा क्या है। विकल्प में क्या दिया गया था? अनाज है, धान है और आपका गेहूं है, ऐसे करके वहाँ पर विकल्प रखे गए थे। तो जो आपका बोरा होता है वो क्या है? ये आपका एक प्रकार की फसल होती है, यानी कि एक प्रकार का अनाज कहा गया है जो कि चावल के अंदर आता है। तो बोरा आपका चिपचिपे चावल की किस्म है। इसी के साथ जो आपका चेवा है ये भी एक प्रकार का अनाज है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही बनेगा। इस बार हम लोगों से बोरा पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है चेवा के बारे में पूछ ले, तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था सीटेट की परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि केवल स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तीसरा कह रहा है केवल स्कूल स्तर पर शिक्षा का समावेशी विकास। चौथा कह रहा है इनमें से सभी। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, पहले ही केवल दे रखा है यानी कि निगेटिव है, कट जाएगा हमारा। दूसरा कह रहा है कि सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर NEP का उद्देश्य ही यही था, चाहे आपका स्कूल की शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन हो, तो सभी स्तर पर बच्चों को समान शिक्षा और इसी के साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी वो बच्चों को देनी है। इसी के साथ केवल वाला भी गलत हो जाएगा, चौथा वाला बनेगा नहीं। तो आंसर हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? किस फूलों से रंग बनाए जाते हैं? NCERT का क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं गुलदाउदी, गुलाब, चमेली और गेंदा। आंसर करिए सभी लोग। तो आंसर यहाँ पर क्या सही बनेगा? ये बन जाएगा गुलदाउदी। तो जो आपके फूलों के रंग होते हैं किससे बनाए जाते हैं? ये गुलदाउदी के साथ साथ आपका जो जीनिया है इससे भी फूलों के द्वारा रंग तैयार किया जाता है। ये भी जो आपके दोनों फूल हैं गुलदाउदी और जीनिया, इन दोनों से फूलों के रंग बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है कि भारत की नई शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किस फॉर्मूले पर आधारित है? विकल्प दिए गए 5+2+2+1, 5+3+3+4, 10+2, 10+2+3। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा 5+3+3+4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। कहाँ के लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं? आगे भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, दोबारा फिर से पूछ लिया गया है। विकल्प दिए गए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बन जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। साथ ही वहाँ पर जो कढ़ाई प्रयोग होती है उसका नाम क्या है? तो वो है आपकी चिकन कढ़ाई। क्या नाम है इसका? चिकन कढ़ाई। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे कल्चर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये उठाकर दे सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। ज्वाला, लीला और हीरा बहनों का संबंध किस खेल से है? विकल्प दिए गए हैं क्रिकेट, कबड्डी, गोल्फ और भाला फेंक। आंसर करिए सभी लोग। तो सही आंसर हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा कबड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। बेलवानिका गांव किस राज्य में है? विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर।
तो सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ये दूसरा वाला बन जाएगा, यानी कि कर्नाटक के अंदर आपका बेलवनिका गांव है, जो कि बसवा का खेत चैप्टर का नाम दिया गया है। उसके अंदर 3 प्रकार के औजार प्रयोग किए गए हैं, जिसका नाम है खूंटी, जो कि खेत की मिट्टी को खोदने के नरम करने का कार्य करती है। इसी के साथ कुरिगे, जो कि एक प्रकार का हल है, जो कि बैलों के अंदर फंसा करके वहाँ पर बीज बोने का कार्य करता है। इसी के साथ इलगे की बात आती है, तो वहाँ पर जब आपके प्याज की फसल उपज जाती है, यानी कि जब वो पैदा हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि जो घास फूस उसका पेड़ में जो लगा रहता है, उसको उस इलगे के माध्यम से अलग किया जाता है, फसल अलग हो जाती है और जो आपका वेस्टेज होता है वो एक तरफ हो जाता है। तो ये चीज़ें तीनों बात आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बरगद के पेड़ों की जड़ों की विशेषता नहीं है। मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं, और ये क्वेश्चन आपका देखिए अभी क्या पूछा गया था, कह रहा था कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ऑप्शन में आपका बरगद दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर था आपका। वही आपसे यहाँ पर पूछ रखा गया है कि जो आपके बरगद का पेड़ होता है, इसकी क्या विशेषता नहीं है। कह रहा है इसकी जड़ें खंभे की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। जड़ जो होती है वो भोजन का संग्रह करती है। भूमिगत जड़ें हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। तो सही आंसर क्या बनेगा, ये भूमिगत जड़ें हैं, ये यहाँ पर नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है कि कलचेड़ी पक्षी कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। घोंसले से रिलेटेड आपका एक प्रश्न आया था, जो कि वीवर पक्षी का था। विकल्प यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन के, कि पत्थरों के बीच में बनाती है, कैक्टस पौधे के बीच में बनाती है, पेड़ की ऊंची डाल पर, या फिर पेड़ के तने के अंदर। आंसर करिए सभी लोग, जो आपकी कलचेड़ी पक्षी होती है ये कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पत्थरों के बीच में। बात करते हैं कैक्टस पौधे के बीच में कौन अपना घोंसला बनाता है, तो ये बनाता है फाख्ता पक्षी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डव कहते हैं। पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बनाता है, तो कि जो ऊंची डाल होती है वहां पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। बात आती है इसी के साथ आपका उल्लू की, तो उल्लू क्या करता है, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे कर सकता है। बात करते हैं अगर मैना के बारे में, तो मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। इसी के साथ अगर हम वीवर पक्षी को देखते हैं, तो वीवर पक्षी क्या करता है, उसके अंदर जो मादा पक्षी होता है वो कई सारे घोंसला बनाता है, और इसी के साथ जो उसकी मादा वीवर होती है वो उन घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसके अंदर अपने अंडों को देती है। कोयल क्या करती है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा क्या करता है, वो अपने अंडों के साथ साथ उसके अंडों को भी सेता है। तो इतनी सारी चीज़ें पक्षियों के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि पक्षियों से भी क्वेश्चन बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चूहा, गिलहरी, गाय और खरगोश। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर दूसरा वाला बन जाएगा, गिलहरी। कोई भी चूहा नहीं देगा। ऐसा कहा जाता है कि चूहे के भी दांत जो है वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो भी कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूहा इसलिए चीज़ों को कुतरता है क्योंकि उसके अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जिसको कौवा बोलते हैं, तो वो जो होता है चूहे का, अगर वो चीज़ों को कुतरेगा नहीं तो वो एक में ही चिपक जाएगा, जिसके कारण इसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से ये चीज़ों को कुतरता रहता है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, गिलहरी बिल्कुल सही होगा। CBSE ने चूहे को नहीं माना था, और बहुत से लोगों ने चूहा लगाया था, तो उनका आंसर जो है वो गलत हो चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, NEP 2020 का मसौदा किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था। विकल्प दिए गए हैं, रघुराम राजन समिति, यशपाल समिति, कस्तूरी रंगन समिति, या फिर मुदालियर आयोग। सभी लोग आंसर करेंगे कि आपका जो NEP 2020 आई थी ये किस समिति के द्वारा लाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो तीसरा वाला, कस्तूरी रंगन समिति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है।
विकल्प दिए गए हैं इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिजी। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। पक्षियों की सुई जैसी लंबी चोंच किस काम आती है? विकल्प दिए गए हैं मांस को फाड़ने, अनाज को फोड़ने, परागकण चूसने, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? परागकण चूसने। बात आती है मांस को फाड़ने का काम कौन सी चोंच करती है? तो ये आपकी जो नुकीली चोंच होती है कुछ इस तरह की, तो ये क्या करती है? मांस को फाड़ने के काम करती है। इसी के साथ अनाज को फोड़ने की बात आती है, तो आप लोगों ने कुछ इस तरह की चोंच देखी होगी जो कि तोता और गौरैया के पास होती है, तो वो क्या करते हैं? अनाज को फोड़ने का कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है कि चिकनकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकारी है? विकल्प दिए गए उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया था 2 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। भारत के वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं सलीम अली, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा के अंदर अभी पूछा गया है, जो कि आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम चल रहे थे उसके अंदर। तो आंसर सही क्या बनेगा? ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह बनेगा। बात करते हैं अगर हम सलीम अली की, तो ये कौन है? ये हैं हमारे बर्डमैन, तो इनको याद रखिएगा, हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह राज्य कौन से हैं? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताएंगे कि जो आपका बंगाल की खाड़ी है उस तरफ कौन कौन से राज्य जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो तीनों राज्य हैं ये आपके बे ऑफ बंगाल से लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है। डल झील में पाई जाने वाली पानी वाले घरों की हाउस बोट जैसे कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन जो कि जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपकी सीटेट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। उससे पहले मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन किया हुआ है, तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। विकल्प दिए गए यहाँ पर रेबो, डब, डोंगा और खत्मबंद। तो सही आंसर क्या बनेगा? 4th वाला बन जाएगा। बात करते हैं अगर हम रेबो के बारे में, तो रेबो क्या है? जो कि एक शंकु आकार का टेंट होता है जिसके अंदर आपकी जो चांगपा जनजाति होती है वो वहाँ पर निवास करती है। इसी के साथ बात करते हैं अगर हम लेखा के बारे में, तो लेखा से आपका अभी क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के पेपर के अंदर कि लेखा क्या है। तो लेखा जो चांगपा जनजाति होती है उनके द्वारा जो भेड़ और बकरियां होती हैं उनको रखने का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? भेड़ और बकरियों को रखने का स्थान होता है। ये निर्मित किसके द्वारा होता है? तो ये पत्थरों के द्वारा बनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें और याद रख लीजिएगा। बात करते हैं अगर हम डोंगा के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है डोंगा भी एक प्रकार का जो हाउस बोट होता है, सेम उसी तरह वो भी दिखने में होता है, जो कि आपका झील वगैरह के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है? विकल्प दिए गए हैं मणिपुर, शिमला, उत्तरकाशी और जम्मू कश्मीर।
सभी लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट की परीक्षा में अभी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा उत्तरकाशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए आपसे खेजड़ी वृक्ष के बारे में भी वहां पर क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं? यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग आंसर करेंगे कि इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो सही आंसर क्या बनेगा? ये पहला वाला ही हो जाएगा। ये जो विशेषता दी गई है ये दी गई है ओक के बारे में। किसके बारे में? रेगिस्तानी ओक के बारे में, क्योंकि वो ऐसा पेड़ है जो अपने तने में जल संचित करके रखता है और जब वहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ के लोग उसमें पाइप डाल करके पानी का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने डैश में स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन को बलिदान दिया था। ये प्रश्न भी आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। तो सही आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बन जाएगा, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार अभी 2023 में सीटेट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछेगा। विकल्प क्या दिए गए? हैजा, मलेरिया, रतौंधी और एनीमिया। जो आपका सही आंसर बनेगा वो 4th वाला बन जाएगा, यानी कि एनीमिया। जब व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, इसी के साथ जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं उनको खाने की सलाह देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। लावणी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? यह भी आपका सीटेट की परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया और मैंने आपको कई बार कराया है। विकल्प क्या दिए गए हैं? असम, केरल, मेघालय और महाराष्ट्र। आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। तो सही आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये 4th वाला बनेगा, महाराष्ट्र। इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर एक क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा से और पूछा गया था, पैठड़ी साड़ी को लेकर के। किसको लेकर के? पैठड़ी जो आपकी साड़ी है उसको लेकर के वहां पर प्रश्न पूछा गया था आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे क्या कहलाते हैं? आप सभी लोगों ने कद्दू के पेड़ को देखा होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं, आरोही लता कहलाते हैं या फिर विसर्पी कहलाते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। तो आंसर यहाँ पर 4th वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी आपके बेल वाले पेड़ होते हैं जो कि किसी डंडे के सहारे अगर वो चढ़ते हैं तो वो आपके विसर्पी कहलाते हैं। चाहे आपका कद्दू हो, लौकी हो, सेम हो, ये सभी विसर्पी जो आपके पेड़ होते हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? विकल्प दिए गए उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, इसी के साथ पंजाब। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर भी करेंगे ताकि और भी साथी आपके साथ जुड़े।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा तीसरा वाला, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है, बिहार राज्य की चित्रकारी कौन सी है। विकल्प दिए गए हैं मधुबनी, कलमकारी, वर्ली और पट्टचित्र। सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी साथी गलत आंसर नहीं देगा इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर क्या बनेगा, मधुबनी बनेगा। अब बात आती है बिहार राज्य की चित्रकारी की, तो ये है मधुबनी। अब ये बनती कैसे है, तो इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका चावल का आटे का घोल हो जाता है, इसी के साथ पेड़ की छाल, फूलों का रंग, नील हो गया, इन सभी चीज़ों के द्वारा आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है उसको तैयार किया जाता है, जिसके अंदर फूल, फल, वृक्ष और इसी के साथ मनुष्य और डिज़ाइन वगैरह जो है वो इस पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बात आती है कलमकारी कहाँ की है, तो हम सभी लोगों को पता है कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। वर्ली कहाँ की है, वर्ली आपकी महाराष्ट्र की है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर आपका वर्ली जनजाति भी निवास करती है, वर्ली एक जिला भी है, वर्ली पेंटिंग भी है। तो इतनी चीज़ें महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा। और एक चीज़ और पूछा गया था महाराष्ट्र की पैठणी साड़ी, जो कि मैंने आपको आगे भी बताई थी। बात आती है पट्टचित्र कहाँ की कला है, तो ये है आपकी उड़ीसा की। कहाँ की है, उड़ीसा की ये कला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, गौरमारिया, जवारा, लावड़ी, तारंगे मिल। तो सही आंसर क्या होगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा, जवारा। बात करते हैं लावड़ी कहाँ का है, तो आगे भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो लावड़ी है हमारा महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है फिर से पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं, वह हिमाचल प्रदेश राज्य से हैं, अपने स्कूल के दिनों की एक गर्ल गाइड थी, परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, एक परेड में 36 कमांड होती हैं। अब बता दीजिए इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब बताते हैं, जो आपको 19 जनवरी का पेपर आया था उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। दूसरा क्वेश्चन इनसे क्या बना था, एक परेड में कितनी कमांड होती हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके एक ही दिन एक ही पेपर में EVS के अंदर पूछे गए थे। विकल्प यहाँ पर पहला देखिए क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश राज्य से हैं। तो हिमाचल प्रदेश से नहीं थी, ये थी जम्मू कश्मीर से। साथ ही अपने स्कूल के समय की गर्ल गाइड थी, ये सही है। परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये भी सही है। इन्होंने जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ है, बिल्कुल सही है। एक परेड में 36 कमांड होती हैं, ये भी सही है। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है उसके अंदर ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आंसर यहाँ पर गलत कौन सा है, पहला वाला गलत दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। गलत हो गया, हम सभी को पता है कि हमें स्मरण कभी नहीं करना है चीज़ों को। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। अगला कह रहा है कक्षा कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इससे ज़्यादा ये आंसर हमें बेस्ट लग रहा है। थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समाज का विकास करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमुख उद्देश्य पूछा था हमसे, तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला हमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यानी कि बेस्ट सबसे यही दिख रहा है कि बच्चे को उसके कक्षा अधिगम यानी कि जो कक्षा का सीखना है उसके साथ साथ उसके जो बाहर का सीखना है, बाहर का जो वातावरण है, परिवेश है, अगर उससे चीज़ों को सिखा रहे हैं आप कनेक्ट करके, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीखेगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है, यक्षगान किस राज्य का लोकगीत है। विकल्प दिए गए हैं कर्नाटक, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम।
सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए कि जो आपका यक्षगान है ये किस राज्य का लोकगीत है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या हैं। विकल्प दिया गया है पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। सभी लोग आंसर करिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो पहला वाला बन जाएगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है। मैंने आपको आगे भी बता दिया है, अब तो आप लोग आंसर दे दीजिए जल्दी से। विकल्प दिए गए हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब। तो सही आंसर क्या होगा, दूसरा वाला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, खारची उत्सव, समक्का सरलम्मा, दशहरा और कुंभ। तो सही आंसर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा, समक्का सरलम्मा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, पक्षियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। बिल्कुल ये बात सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। पक्षी जब सीधे सामने की ओर देखते हैं तो एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, जैसे कि आपका उल्लू हो गया। अधिकतर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, अतः उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, सब तो सही दे रखे हैं, तो विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, अभी 2023 वाली में। कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम है। एक ऐसा पक्षी है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक वो नीला ही नीला दिखे। इमेज देखकर पहचान सकते हैं। आंसर हमारा क्या बनेगा, मोर बन जाएगा। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे ये आपके सीटेट की परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, और हम सभी लोगों को इन्हीं को दोबारा से फिर से रिवीजन करके चलना होगा। क्या पता दोबारा से फिर से आपका यहाँ से प्रश्न उठा करके पूछ लें। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के बहकावे में नहीं आना। जैसा कि लोग बोलते हैं कि पेपर जो है आपका टफ आ रहा है, सिलेबस से बाहर आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा अपनी भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें बताएंगे जो आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं का भी मटेरियल कुछ भी उठा करके आपको दे दिया गया और आप लोग उसको रटते रहिए। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़ना है जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम क्रैक करवा दे, बस उतना ही बहुत है। हमें बिल्कुल ज्ञाता नहीं बनना है किसी चीज़ का, बस उतना पढ़ना है जितने में हमारा काम चल जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।